हमारे देश में जब किसी को गद्दार बोलना होता है तो अक्सर एक नाम मुंह से निकल जाता है, मीर जाफर। उसकी गद्दारी कोई छोटी मोटी गद्दारी नहीं थी, बल्कि उसकी वजह से हमारा देश 190 साल के लिए अंग्रेजों का गुलाम बनकर रह गया था। सही सुना आपने, ये वो मीर जाफर था जिसने ऐन वक्त पर ऐसा पाला बदला कि अंग्रेज प्लासी की लड़ाई जीत गए। लेकिन प्लासी की लड़ाई में सिर्फ मीर जाफर ही गद्दार नहीं था, बल्कि प्लासी की लड़ाई में एक को छोड़कर सब गद्दार थे। आज के इस वीडियो में हम प्लासी में हुई गद्दारी की ऐतिहासिक कहानी को जानेंगे। कौन था वो वफादार और कौन थे वो सारे गद्दार, सबको जानेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अप्रैल 1756 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खान की मौत हो गई। अली वर्दी खान की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने नाती सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया था। तब सिराज की उम्र सिर्फ 23 साल थी। मरने से पहले अली वर्दी खान ने सिराज को समझाया था, अंग्रेजों को किले बनाने या फौज रखने की इजाजत ना देना। अगर तुमने ये गलती की तो मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। सिराज ने भी अपने नाना की बात को हमेशा अपने जहन में रखा। सिराज ने अंग्रेजों को कभी भी अपना दोस्त नहीं समझा। अपनी गद्दी को और मजबूत बनाने के लिए उसने अपने वफादारों को ऊंचे पद देने शुरू किए। उसने मीर मदान को अपना सेनापति बनाया, जो कि उसका खास हुआ करता था। नवाब के इस फैसले से पिछला सेनापति बहुत दुखी हुआ। वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और ये सेनापति कोई और नहीं बल्कि खुद मीर जाफर था। इधर अंग्रेज भी बंगाल पर कब्जा चाहते थे, क्योंकि बंगाल उन दिनों दुनिया का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था। यहाँ खेती से लेकर इंडस्ट्री तक सब कुछ डेवलप था। जाहिर है कि बंगाल पर कब्जे के बाद वो इन सब चीजों के मालिक हो जाते। अली वर्दी खान ने जैसे तैसे अंग्रेजों को तो अपने कंट्रोल में कर रखा था, लेकिन सिराज के नवाब बनते ही अंग्रेजों और नवाबों के बीच में टकराव शुरू हो गया। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने नवाब बनने पर सिराज को कोई नजराना नहीं दिया। फिर उन्होंने मुर्शिदाबाद के कासिम बाजार में किलेबंदी शुरू कर दी। सिराज ने ब्रिटिशर्स को किलेबंदी से मना किया था, लेकिन अंग्रेज माने नहीं। उन्होंने किलेबंदी जारी रखी। नाराज सिराज ने अपनी सेना लेकर 24 मई 1756 के दिन कासिम बाजार कोठी को खाली कराया और फिर 20 जून को कलकत्ता में बने अंग्रेजों के फोर्ट विलियम्स पर भी कब्जा कर लिया। यह अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा अपमान था। बदला लेने के लिए उन्होंने एक ऐसे शख्स को ढूंढना शुरू किया जो नवाब के करीब भी हो और नवाब की हर खबर उन तक पहुंचा सके। और मीर जाफर से अच्छा ऑप्शन उनके लिए और कोई हो नहीं सकता था। वो अंग्रेजों के साथ मिल गया, लेकिन सिर्फ उसने ही सिराज के साथ गद्दारी नहीं की थी। आगे चलकर उसकी सेना का एक और कमांडर राय दुर्लभ भी मीर जाफर से मिल गया। फिर रची गई नवाब के खिलाफ एक ऐसी साजिश जिसमें मीर जाफर के साथ साथ नवाब के दरबार के और भी कई लोग शामिल हो गए। इसमें व्यापारी और बैंकर दोनों शामिल थे। दरअसल अली वर्दी का शासनकाल व्यापारियों के लिए अच्छा था, शांति थी, इसलिए बिना किसी लड़ाई झगड़े के ट्रेड का सारा कामकाज हो रहा था। लेकिन अंग्रेजों से दुश्मनी के चलते कुछ व्यापारी लोग सिराज से नाराज थे। सबसे पहले तो अमी चंद नाम के एक व्यापारी ने मीर जाफर का दामन थामा। इसके बाद जगत सेठ मेहताब चंद ने भी अपना पैसा ब्रिटिश आर्मी को देने की पेशकश की, ताकि वो सिराज को हरा सकें। आपको जानकर हैरानी होगी कि जगत सेठ दुनिया के सबसे अमीर लोग थे और बंगाल के नवाबों के साथ उनका अच्छा खासा रिश्ता होता था। लेकिन सिराज ने जगत सेठ की भरे दरबार में बेइज्जती की थी, इसलिए वो भी अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सिराज को बैकफुट पर धकेलना शुरू कर दिया। 2 जनवरी 1757 को एक मामूली लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता पर फिर से अधिकार कर लिया। 11 जनवरी के दिन अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया और वहां कत्लेआम मचाया। 7 दिनों तक उन्होंने यहाँ पर लूटपाट मचाई। उन दिनों सिराज मुर्शिदाबाद में था। अभी तक उसे अपने खिलाफ रची गई साजिश के बारे में पता ही नहीं था। वो कलकत्ता वापस आया और अंग्रेजों को एक लेटर लिखकर समझाया कि व्यापारियों को लूटपाट करना शोभा नहीं देता। अगर मैं सेना लेकर आया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। 4 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला अमीचंद के घर आकर रुका। अगली ही सुबह उस पर हमला हो गया। अमीचंद भी तो अंग्रेजों से ही मिला हुआ था। इसके बाद 9 फरवरी को मजबूरी में सिराज को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। अब अंग्रेजों को किलेबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया था। कंपनी की ओर से एक अंग्रेज अधिकारी वॉट्स मुर्शिदाबाद में रहने लगा था। अब इससे यह हुआ कि नवाब के दरबारियों की जासूसी करना, उन्हें तोड़ना और अपनी तरफ मिला लेना अंग्रेजों के लिए और भी आसान हो गया था। 4 जून 1957 के दिन वॉट्स ने मीर जाफर को नवाब बनाने का ऑफर दिया। जाफर मान गया, महत्वाकांक्षी था। अंग्रेजों का अब सारा प्लान तैयार था। 14 जून को रॉबर्ट क्लाइव ने जंग का ऐलान किया। सिराज को मजबूरी में अपनी सेना लेकर मैदान में उतरना पड़ा।
हिस्टोरियन सुंदरलाल लिखते हैं कि मीर जाफर ने कुरान पर हाथ रखकर सिराजुद्दौला के सामने वफादारी की कसमें खाई। सिराज ने इस कसम को भी सच माना और उसे अपने साथ ले गया। फिर 23 जून 1757 के दिन प्लासी के मैदान में सिराज और अंग्रेजों का आमना सामना हुआ। सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर के अलावा यार लुत्फ खान, राय दुर्लभ राज और मीर मदन खड़े हुए थे। उनके साथ सेना खड़ी थी लगभग 30 से 35 हजार की। इसमें 8 से 10 हजार सेना मीर मदान के कमांड में थी। नवाब के पास 50 तोपें भी थी। उधर अंग्रेजों की फौज इसकी तुलना में काफी छोटी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के पास कुल 3 से 4 हजार सैनिक ही थे। इनमें से 2 से 2.5 हजार वेतन पर लड़ने वाले भाड़े के भारतीय जवान थे। बाकी लगभग 1000 से 1500 से गोरे सिपाही थे। क्लाइव के पास तोप के नाम पर 12 तोपें थी। सुबह 8 बजे से लड़ाई शुरू हुई। शुरुआती घंटे में नवाब की सेना हावी रही। शायद नवाब ये लड़ाई आसानी से जीत भी जाते, लेकिन नवाब की पूरी सेना उसके साथ लड़ नहीं रही थी। सिर्फ मीर मदान, जो कि वफादार था, उसकी ही सेना अंग्रेजों से उलझी हुई थी। क्योंकि नवाब बनने का सपना पाले मीर जाफर की सेना चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। इस बीच बहुत तेज बारिश होने लगी, जिसकी वजह से नवाब के सारे गोले बारूद बर्बाद हो गए। वहीं क्लाइव ने तारपोलिन की मदद से अपने सारे गोला बारूद बचा लिए। अब जब बारिश रुकी तो फाइनल लड़ाई शुरू हुई। मीर मदान की घुड़सवार सेना ने अंग्रेजों पर हमला किया। वहीं जवाब में अंग्रेजों ने भी अपने सारे तोपों के मुंह खोल दिए। इस हमले से मदान की सेना के पैर उखड़ गए, उसकी खुद की भी जान चली गई। अब सिराज के पास सिर्फ मीर जाफर का ही सहारा था। उसने मीर जाफर को अपने नाना के साथ के रिलेशंस की याद दिलाई। अपनी पगड़ी मीर जाफर के सामने जमीन पर रख दी और कहा कि इस पगड़ी की लाज तुम्हारे हाथों में है। लेकिन अब तक गद्दारी और गद्दी का जुनून मीर जाफर के सिर पर चढ़ चुका था। उसने नवाब को रक्षा का वचन दिया और जंग के मैदान से निकलने की सलाह दी। आखिरकार हारा हुआ नवाब सिराजुद्दौला अपने 2000 विश्वास पात्र सैनिकों के साथ वहां से निकल गया। इस तरह अंग्रेज ये जंग जीत गए थे। बंगाल की हार हुई थी। 24 तारीख को मीर जाफर अपने बेटे मीरन के साथ क्लाइव से मिला। क्लाइव ने उसे गले से लगाया और उसे 3 प्रांतों का सूबेदार कहकर संबोधित किया। मीर जाफर बंगाल का नया सूबेदार बन गया। इधर राजमहल के एक बगीचे से सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 जुलाई को उसे मुर्शिदाबाद लाया गया। यहाँ उसकी हत्या कर दी गई। अगले दिन सिराजुद्दौला का शरीर एक हाथी पर रखकर मुर्शिदाबाद की गलियों में घुमाया गया। गद्दार मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। इस जीत के बाद अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने का मौका मिल गया। उन्होंने बंगाल के पैसों का इस्तेमाल दूसरी रियासतों को जीतने में किया, जिसका नतीजा ये निकला कि 1947 तक अंग्रेज हमारे देश को लूटते रहे। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस गद्दारी की जो मीर जाफर ने अपने ही नवाब के खिलाफ की थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।